नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो ये सीरीज है घटना चक्र का महासंग्राम है और इस महासंग्राम में आज हम आपको आधुनिक भारत में बीपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को व्याख्या सहित चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग के अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे कि जब आप 66 का एग्जाम देने के लिए बैठे तो विदाउट कंफ्यूजन अगर रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आप जानते हैं कि 40 से 50% तक आता है, तो अगर यहां से क्वेश्चन आए तो दुनिया में किसी का गलत हो तो हो जाए, आपका गलत ना हो सके। इसको देखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। इसके साथ में एक इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आप लोग कोचिंग के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा, तो ऐसे में एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास में है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता बल्कि सिखाया जाता है। और यही वजह है कि 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में 30+ स्टूडेंट का हमने रिजल्ट दिया। मेंस में भगवान की दुआ, हमारी मेहनत और आप लोगों का प्यार रहेगा तो उसमें भी आपको बताएंगे कितने लड़के का सिलेक्ट हुआ। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, बिहार और यूपी जैसे जगहों में जहां पे लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, ऐसे कंडीशन में आपके पैसों से ज्यादा आपकी सपनों की परवाह करने वाला पटना का एकमात्र संस्था श्योर सक्सेस संस्था। अगर आप यहां एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 1.2 यानी कि 102 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर लिए थे। आज वहां से दूसरे पार्ट हिस्ट्री का स्टार्ट होगा। आपके स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए। कैबिनेट मिशन भारत में आया था। हमेशा हर जो भी बीपीएससी जो पीसीएस वाला है पूरे और स्पेशली जो है यूपीएससी, यहां से भी कभी कभी कहें तो, लेकिन जो पीसीएस वाला है वहां पे हमेशा ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है कि कैबिनेट मिशन भारत में आया था। कब आया था? इसका ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर जो है, और डिटेल्स आपको चर्चा करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो अगर कहीं नहीं है तो आप तो जानते ही हैं बिहार की कंडीशन, आपके पास में दिखने में 5 ऑप्शन है लेकिन सही में वो 6 है। ए बी सी डी तो है ही है, ई 5वां जो उपरोक्त में से कोई नहीं और छठा जो है उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो इसका सही आंसर जो होगा 24 मार्च 1946। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डेट वाइज आते हैं। आप लोग को मैं पहले ही बताया था कि जिस तरीके से आपके जो सॉफ्टवेयर में फिट है कि हिस्ट्री में बहुत सारी लेंदी है, बहुत सारी फैक्ट है, बहुत सारी डेट है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम है, सिर्फ एक भ्रम है जो कि कहीं ना कहीं उसी के अंदर आप जीते हो, इसीलिए हिस्ट्री भारी लगता है। इस सेशन को समाप्त होने दीजिए, आपको लगेगा हिस्ट्री सही में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री कभी भी आयोग, और हर बार मैं बोल रहा हूं, हिस्ट्री कभी भी आयोग ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि सिर्फ आर्ट्स वाले अंदर आ जाए और साइंस वाले को बाहर निकाल दे, और कभी भी बायोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि साइंस वाले को अंदर ले ले और आर्ट्स वाले को बाहर ले ले, हमेशा बीच का रास्ता देगा। इस बात को अगर सेट कर लीजिएगा दिमाग में तो चाहे कितना भी कोई बड़गड़ाते रहे आप बाहर ना निकल सकिएगा, आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें नहीं घूमेगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब देखिए क्या करा, भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजगोपालाचारी। और अगर यहीं पे पूछ देता कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग, लेकिन यहां लगा क्या दिया है? स्वतंत्र भारत। जब स्वतंत्र भारत लगा दिया तो राजगोपालाचारी, और हर बार यह क्वेश्चन पूछता है, हर बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसको डिटेल से चर्चा करते हैं। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने रहे, और इस पद पर वो 26 जनवरी 1950 तक बने रहे। 1952 और 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उस टाइम में 1959 में विभिन्न मुद्दे पर कांग्रेसी नेताओं के मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर एक स्वतंत्र पार्टी का गठन कर लिया था। दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि रॉबर्ट क्लाइव जो था, एक चीज यहां ध्यान से सुन लीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो गवर्नर बना था पहला, ध्यान रखिएगा, पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, एकदम ध्यान से सुनिएगा। और अंतिम गवर्नर जो बना था वो वारेन हेस्टिंग बना था, और शुरुआती गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग बना था, ध्यान रखिएगा। और केनिंग के टाइम आते आते यानी कि 1857 की जब टाइम आ गया था, उसके बाद यहां से जो है गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त होता है और वायसराय का शुरू हो जाता है, और स्वतंत्र भारत तक जाते जाते राजगोपालाचारी। तो इस तरीके से इस सीरीज से अगर इसको पढ़ लीजिए और इसको एक बार सुन लीजिए तो क्वेश्चन तो यहीं से घूमता रहता है, बस आप कंफ्यूजन रहता है या कोई अच्छे से समझा नहीं पाया या खुद ना समझ पाए तो फिर गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1773 में। यह तो खैर
आज जानना चाहिए। ये जो इशू डेट का है ये सब कोई जानता है, तो आपको भी जानना चाहिए। 1773 में ये क्या था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं जिससे आज के बाद आपके दिमाग में कभी कंफ्यूजन ना हो जाए। ब्रिटिश सरकार कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार के कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। इसके तहत जो था मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और बंगाल गवर्नर जनरल अब अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल कहा गया और बंगाल के प्रथम जो गवर्नर हुए वो वारेन हेस्टिंग्स हुआ। देखिए हुआ क्या था, उस टाइम में 3 जगह में बटा हुआ था प्रेसिडेंस। एक प्रेसिडेंट जो था वो सेंटर में था, बंगाल था, ये तो जानते ही है। अगर अच्छे तरीके से यहां पे समझाया जाए तो हिंदुस्तान सोने का चिड़िया था, यह सच है, लेकिन उस सोने के चिड़िया में जो दिल था वो बंगाल था उस टाइम में। तो बंगाल जो था एक प्रेसिडेंसी था और इसी के अंदर जो आता था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी और एक मुंबई प्रेसिडेंसी, दोनों को दोनों आते थे। तो जब तक गवर्नर था उस टाइम तक कहां था, सिर्फ आपका बंगाल तक था। उसके बाद जब गवर्नर जनरल हुआ तो आपको तीनों जगह क्षेत्र का मालिक हो गया। आगे चलने के बाद फिर भारत का गवर्नर जनरल होता और फिर आगे 1857 की क्रांति के बाद फिर वायसराय हो जाती है और वो सत्ता जो है कंपनी से हाथ से छिटक कर कहां चली जाती है, तो ब्रिटिश सरकार के पास चली जाती है। और यहां के बाद जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है ये ब्रिटिश सत्ता अपने हाथ में ले लेती है और यहां से फिर से वायसराय का पद जो है गवर्नर जनरल में बदल जाता है, वायसराय का शुरू हो जाता है। यहां करने का सीधा सा एक मतलब था कि जो कंपनी के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? मीडिया को नियंत्रित करने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा 1835, 67, 78 और 1908। कब कब और किस किस के टाइम में हुआ था, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए यह क्वेश्चन अगर जिस साल पूछा गया यानी 2015 पूछा गया तो बहुत कम लोग का सही हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पॉइंट है तो ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ आयोग में हर वीडियो में बताता हूं और समझिए साइंस को, कुछ कुछ क्वेश्चन आयोग जानबूझ के गलती करता। कम से कम कह रहा हूं कि 6 से 7 क्वेश्चन देता है और ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन तो वो फेंकता ही फेंकता है कि आप जैसे बेवकूफ या जो ओवर इंटेलिजेंट अपने आप को समझता है उसकी हालत खराब हो जाए, उसको बाहर निकालने, क्योंकि छटनी कर रहा है ना प्रीलिम्स में, सिलेक्शन उसको मतलब नहीं है, बस छांट देना है, बेवकूफ को बाहर निकाल देना है और इंटेलिजेंट को अंदर कर लेना है ताकि उन्हें मेंस में उनकी परफॉर्मेंस को देख सके। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो ऐसे क्वेश्चन को नजरअंदाज कर दीजिए। चलिए विधान के दमनकारी नीतियों के उजागर करने के लिए सर्वप्रथम 1853 में प्रेस एक्ट ऐलान किया गया। प्रेस एक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कभी भी एक्ट लाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके समय में घटना घट रही है वो किसके थ्रू आपको पता चलता है, क्योंकि आज की तरह से इतना बड़ा डिजिटल इंडिया नहीं था उस टाइम में। उस टाइम में जो भी समाचार मिलती थी या तो पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र से ही प्राप्त होती थी। आज तो क्या है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं, आपके पास में अगर मोबाइल है तो उसी में पूरी दुनिया समाई हुई है। तो उस टाइम में उसी से होता था। तो 1835 का एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में पारित कर दिया गया कि कोई भी प्रेस कोई भी पुस्तक जो है अपना छाप सकता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड लीटन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर दिया। मतलब क्या है, लीटन क्या करता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप कभी भी कंपनी के विरुद्ध या कोई भी ऐसी आपत्तिजनक भाषा का उपयोग इस ब्रिटिश सरकार के ऊपर नहीं कर सकते हैं, और अगर कर दिए तो आपकी सारी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। और आगे चलने के बाद जब रिपन का टाइम आता है, लॉर्ड लीटन, ध्यान रखिएगा, लीटन क्या करता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है और रिपन क्या करता है, इसको समाप्त कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि रिपन को जो है सबसे मतलब एक दयावान या फिर कहिए तो सबसे बेहतरीन गवर्नर जनरल में से एक माना जाता है लीटन को, सॉरी रिपन को, लीटन को नहीं, रिपन को। और लीटन तो हर तरीके से जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाके उसकी नीतियां तो एक इस तरीके से था कि उसका तो एक कथन ही था कि हम तलवार के बल पे जो है भारत को जीतेंगे और तलवार के बल पे ही भारत पे राज करेंगे। और जबकि अगर रिपन की बात कीजिए तो रिपन ने कहा था कि हमारी बातों से हमें आकिए मत, हमारी कामों से हमें आकिए। बड़ी अच्छी बात बोला था, हमारी बातों से हमें मत आकिए, हमारी बातों से हमें याद मत कीजिए, हमारी कामों से हमें याद कीजिएगा। और यह रिपन का कथन था। चलिए ये चीज कुछ याद होगी, क्या होता है ना, कभी कभी कोई कोटेशन दे देता तो पूछ लेता आपसे, यहां नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मार्टिन चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट क्या था? तो इसका सीधा सा मतलब है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, बस सिंपल है। इसमें क्या था, तब तत्कालीन भारतीय सचिव एडविन मॉन्टेग और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर भारतीय परिषद 1919 को आधार मानी थी, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में
सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखकों के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अरविंद घोष। ध्यान रखिएगा, यह तो आपको पता होना चाहिए, अरविंद घोष। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण और कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण जो है अरविंद घोष अपने लेख श्रृंखला यानी कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड कांग्रेस की आलोचना उसमें की गई थी। तो अगर कभी आपसे यह पूछ देगा कि न्यू लैंप ऑफ ओल्ड में कांग्रेस की क्या की गई थी, तो प्रशंसा की गई थी, आलोचना की गई थी, या प्रशंसा आलोचना दोनों की गई थी, या इसमें से कोई नहीं की थी। तो याद ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आलोचना की गई थी। तो किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, तो हो सकता है पूछ सकता है। देखिए एक बात तो मैं क्लियर बता दूं कि पढ़िए वैसे ही, कि अगर एक बार पढ़ रहे हैं, एक बार हमें सुन रहे हैं, तो गलती से अगर यहां से क्वेश्चन निकल के आ गया तो कम से कम आपका गलती ना होना चाहिए। इतना आपसे हम उम्मीद करते हैं और इतना आपका काम भी आपसे उम्मीद करता है। और अगर इस पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समय के साथ में बेईमानी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारों, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारों, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे किसी भी हालत में। नेहरू ने समाजवाद की, सोवियत संघ की समाजवाद से बहुत प्रभावित थे और वही चीज अपने हिंदुस्तान में वो लाना चाहते थे। और उन्होंने 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता देखते हैं। वर्ष 1921 में पहली बार संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। किसने उठाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौलाना हसरत मोहानी। ऑलरेडी आगे में मैंने बता चुका हूं, तो आज याद आपको जरूर आ जाना चाहिए, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में, कौन से अधिवेशन हुआ था? अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में हकीम अजमल खान ने की थी। और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है मौलाना हसरत मोहानी, याद रखिएगा मोहानी जो है वो स्वतंत्र भारत की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी ने इस मांग के पक्ष में नहीं थे। तो किसने उठाई थी पहली बार? ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता की आजादी, तो मोहानी। बस मोहानी से याद रखिएगा, याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। सबसे करीबी वर्ष, तो इसका सही आंसर होगा 1925 और 1925 के आसपास में। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी डाटा फैक्ट है, तो एक दो क्वेश्चन तो रहता ही है। इतने दिनों के बाद में अगर एक दो क्वेश्चन आया है इतने सालों के बाद में, तो कौन सा बड़ा चीज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर लक आपको अच्छा है तो हो सकता है, और बेहतरीन तरीके से अगर किसी ने आपको पढ़ाया हो, समझाया हो, तो आपका गलत नहीं होगा, ये हम उनसे उम्मीद जरूर करते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई है। आज याद रख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की स्थापना 1950 में हुई थी। कहां पे हुई है? तो याद रखिएगा कम्युनिस्ट पार्टी की कानपुर में हुई है और स्वयंसेवक संघ की नागपुर में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कानपुर और नागपुर में। नेक्स्ट है कैथरीन मेयो और एल्डस हैक्सेल, लॉन्स एंड्यूस और विलियम डिग्बी के बीच में आम रिश्ता क्या था? इन सबके बीच में जो है क्या रिश्ता था, इसको पहचान के बताना होगा। तो इसका सही आंसर है इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। जिस समय ब्रिटिश शासन था उस समय भारत की जो हालात थे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, भौगोलिक हो, उन सब चीजों पे इन्होंने टिप्पणी लिखी थी कि भारत की उस टाइम में कैसी स्थिति थी। कैथरीन मेयो, एडल्स हैक्सेल, चार्ल्स एंड्यूस, विलियम डिग्बी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी, जिसमें मदर इंडिया की लेखिका जो थी वो कैथरीन मेयो थी। ध्यान रखिएगा, मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी। और विलियम डिग्बी ने द अवेकिंग ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा अवेकिंग ऑफ इंडिया, ये डिग्बी की लिखी हुई पुस्तक थी। और चार्ल्स एंड्रूज की जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने महात्मा गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे। वह 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज के अध्यापन कार्य किया था। और उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताब में पत्रकारिता के जरिए जो है यह प्रोत्साहन दिया था। हेड्सल हैक्सेल ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालिक भारत की परिस्थिति को अपने कलमों से लिखा था, रचा था और बताया था दुनिया को कि ब्रिटिश शासन के दरमियान भारत की स्थिति कैसी थी।
बस इस बार सुन लीजिए, एक बार आपके दिमाग में ऑलरेडी चला जाएगा। चलिए सुमेलित कीजिए, सुमेलित आप खुद कर लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आंसर बता देता हूं आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्या है, आइए थोड़ा चर्चा व्याख्या कर लेते हैं, व्याख्या में ही समझ में आ जाएगा। वारदोली गुजरात राज्य में स्थित है, ये तो जानते ही हैं, वारदोली गुजरात है। चौड़ा चौड़ी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के आसपास है, एक जगह है, वहीं पे है। उत्तर प्रदेश इसलिए है, गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में। यहीं पे असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने थाना को जला दिया था और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा, यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है और नोखली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां पे स्वतंत्रता के समय भीषण दंगा हुए थे। अब थोड़ा सा यहां पे एक चीज बता दूं, चौड़ा चौड़ी कांड। चौड़ा चौड़ी कांड जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक पुलिस चौकी में करीब करीब 20 से 25 जो भी पुलिस थे उनको जिंदा जला दिया गया था। और उस टाइम में दूसरी साइड में महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन कर रहे थे। जब उनको यह पता चला कि चौड़ा चौड़ी कांड में जो है 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए, तो उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। यही कहानी थी और चौड़ा चौड़ी कांड में कुछ भी कहानी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किनसे प्राप्त किया था, इसको थोड़ा सा चर्चा करें, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही आंसर जो होगा, ये शाह शुजा से प्राप्त किए थे। ध्यान रखिएगा, रंजीत सिंह जो है कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किए थे। पंजाब अहमद शाह अब्दाली साम्राज्य का भाग्य था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष सिख जो मिसालों है उस पर अधिकार हो गया था। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया था। अफगान अपने में लड़ रहे थे, तो यहीं पे एक समय था जब रंजीत सिंह अपनी स्थिति को सबसे अच्छा बना के इसी अवसर का उपयोग किया जा सकता था। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पे जाकर बैठ गया, परंतु उसके भाई शाह महमूद की शक्तिशाली बरकाई सरदारों के फतह दोस्त जो थे वो मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया गया, यानी कि उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है। अहमद शाह अब्दाली जो थे वो क्या किए थे, अटैक किए थे। अटैक करने के दरमियान ही उसी टाइम में भारत को लूटे थे। लूट के वो चला गया। चला जाने के बाद में फिर वहां पे अफगान में आपस में ही जो है विरोध होना शुरू हो जाता है और यही वो टाइम होता है जहां पे रंजीत सिंह खड़े होते हैं। जब वो अपने औलाद को यानी अपने बेटे को जो है सत्ता संभालने के लिए देता है, तो उसी में जो एक होता है उससे क्या है, नफरत करना शुरू कर देता है कि किसी भी हालत में जो है इसे इसके छोटे मतलब जो भी उसके परिवार के थे पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पे बैठता, और उसी का भाई जो होता है महमूद, वो किसी भी हालत में नहीं चाहता कि फतेह खान का दोस्त जो मोहम्मद है उसकी सहायता से 1809 में इसे हटा देता है। फतेह खान किसी न किसी तरीके से कोई षड्यंत्र रचता है और उसे गद्दी से हटा दिया जाता है और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार करने लगता है। रंजीत सिंह की सहायता मांगी जाती है और उन्हें कोहे नूर हीरा भेंट कर दिया था और इस सत्ता को संभालने के लिए फिर से यहां रंजीत सिंह से जो है मदद मांगी जाती है और इसी मदद के दौरान जो है शाह शुजा जो है उसे कोहिनूर की हीरा प्राप्त दे दिया जाता। तो यहां देखिए पूरी कहानी में आपको कुछ भी नहीं है, पूरी कहानी में सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि जो रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था किससे हुआ था, तो शाह शुजा से हुआ था। बस इतना याद रखिएगा और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहां पे बनाई, तो श्रीरंगपट्टनम। ये तो आसान है। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई और यहां जैकोबियन क्लब की स्थापना की और इसकी सदस्यता भी ली। साथ ही अपने राजधानी फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक जो है स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा और टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों के मैत्री संबंध को बनाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने सहायता प्राप्त की और अरब कुस्तुतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल जो कुस्तुतुनिया है उस इस टाइम में इस्तांबुल है, और काबुल और मॉरिशस में जो है वो दूत मंडल भेजा था। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या करा, टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी, तो श्रीरंगपट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो इसका सही आंसर होगा टीपू सुल्तान के साथ में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हैदर अली जो था वो पिता था किसका, तो टीपू सुल्तान का पिता था। और यहां पे क्या करा, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई थी, तो टीपू सुल्तान के साथ में। आइए इसको डिटेल से समझ लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब 1790 से 92 के आसपास हो रहा था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है 1792 में। उसमें क्या होता है कि इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस और मैसूर में टीपू सुल्तान शामिल थे, क्योंकि उस टाइम जो टाइमिंग पीरियड चल रहा 1792 ये कर्नवालिस का पीरियड हो रहा। तो कर्नवालिस जो था उस टाइम में गवर्नर जनरल था। अब कर्नवालिस के टाइम में ही
यहां पे टीपू सुल्तान शामिल थे और इसके अनुसार टीपू अपने देश के लगभग 1/2 भाग अंग्रेज और उनके साथियों को देना पड़ा था। साथ ही युद्ध के हर्जाना के रूप में टीपू के 3 करोड़ रुपए जो है अंग्रेज को देना था। यह एक संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम में, जिसमें यह कहा गया था कि आपको 3 करोड़ रुपया देना होगा, क्योंकि जब भी संधि अंग्रेज करते थे, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अंग्रेज हमेशा जीतते हैं, और अंग्रेज जो संधि करते थे ऐसा संधि करते थे कि सामने वाले की कमर तोड़ के रख देते थे, लाचार हो जाता था, अपाहिज हो जाता था, वो समझ नहीं पाता था क्या हो गया, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो जाता था। इनकी वो नीतियां थी। साथ ही युद्ध के रूप में 3 करोड़ का हर्जाना देना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपया नहीं देगा तब तक उसके दोनों पुत्र अंग्रेज के कब्जे में बंद रहेंगे। 3 करोड़ दो तो अपने पुत्र को ले जाओ। कार्नवालिस इस संधि के साथ में अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया था और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया था। मतलब क्या है, अपने जो साथी उसके साथ में लड़ रहा था उसको भी मजबूत नहीं बनने दिया और सामने वाले दुश्मन को भी इन्होंने पंगु बना दिया था। यह कार्नवालिस का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा डियाइस। ध्यान रखिएगा, डियाइस। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यानी अल्मेडा होगा। पहला जो वायसराय हुआ था वो अल्मेडा हुआ था, जिसकी टाइम जो कार्यकाल थी 1505 से 1509 था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंच गया था। कौन? तो अल्मेडा। और 1509 में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लेता है और द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। अपने अंजदीप की किला बनाया और साथ में पुर्तगालियों के हितों में कोचिन की राजगद्दी का उत्तराधिकारी समस्या का भी समाधान कर दिया था अल्मेडा। तो ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था वो अल्मेडा था। नेक्स्ट है, उसकी टाइमिंग क्या थी? तो 1505 से 1509। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही होगा हॉकिंस को। हॉकिंस को खान की उपाधि कैसे मिलती है आपको बता दूं कि जब हॉकिंस जाता है यहां, तो वहां पे हॉकिंस जो है तुर्की भाषा भी उसे आती है, अंग्रेजी तो उसकी मातृभाषा है, और अरबी भी उसे आती थी। तो जो गया जब ये जहांगीर के कार्यकाल में, मतलब उससे मिलने के लिए जहांगीर से गया, तो उसे अपने ही लैंग्वेज में, जैसे अगर मुझसे कोई मिलने के लिए आ जाए और मैं अगर बोल रहा हूं पंजाबी, और कोई अगर अफ्रीका से आया हुआ है मुझसे मिलने के लिए और वो भी हमसे पंजाबी में बात करे, तो कहीं ना कहीं अपनापन फीलिंग होना शुरू हो जाता है। लगता है यार कितना बढ़िया है, कोई समझो कि अफ्रीका में रह के हमारी जो है पंजाबी भाषा बोलता तो कितना अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे इतना प्रभावित हुआ कि उसे खान की उपाधि से सम्मानित कर दिया गया था। तो किसको? तो हॉकिंस को। बस इतना ध्यान रखिएगा। डिटेल भी बता देते हैं, ऐसा नहीं डिटेल नहीं बताएंगे। हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचता है। वह तुर्की भाषा में मुगल सम्राट से बात करता और प्रसन्न किया, और उसके बदले में जहांगीर ने उसे 400 का मनसब तथा इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। मतलब क्या है, जिसकी काम से आया था मनसबदारी दे दिया था और साथ साथ में जो है इसे कहीं खान की एक उपाधि धारण दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित किया था? 1612 में। तो इसका सही आंसर होगा सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार 1608 में पहुंच गया था। कैप्टन हॉकिंस 1608 में ही पहुंच गया था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका था। सन 1611 में, ध्यान रखिएगा, 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर जो था उससे व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत बंगाल के विजय से पुर्तगाली एकाधिकार का नियंत्रण भी भंग हो गया और बाद में जहांगीर शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापित कर देता है और यहीं से अंग्रेज अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाना शुरू कर देते हैं और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा सहयोगी फैक्ट्रियां भी स्थापित हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 120 नंबर। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? इसका सीधा सा मतलब है अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लेना। अंग्रेज जो है फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लेते हैं जबरदस्ती, जिसकी वजह से जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध का शुरू हो जाती है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 में आरंभ हुआ था। कहीं कहीं दोनों से जुड़ा हुआ है।
दोनों से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। इसका विस्मात्र था। गृह सरकार की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल यानी कि अंग्रेज और फ्रांस 1946 में युद्ध प्रारंभ होता है। अंग्रेज जो होते हैं वो कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की कुछ फ्रांसीसी जहाज को अधिकार करने से के रूप में तुरंत तत्कालीन रोक दिया जाता है, जो कि यह तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब जो अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अदियार नदी पर स्थित सेंट थोमो नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर देता है और यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है। जैसे ही वहां यूरोप में युद्ध बंद होता है और यहां पे कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है। एला सापेल की संधि इसी में होती है, पहला में ही एला सापेल की संधि होती 1748 में, और ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो जाता है और मद्रास अंग्रेजों को पुनः फिर से प्राप्त हो जाता है और कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमो युद्ध के लिए स्मरणीय हो गया। बोलिए कितना आसान है, कुछ नहीं, अगर एक बार सुन लिए हैं तो आपको एकदम याद हो गया। पूछे क्वेश्चन जहां से आयोग पूछे, कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या था, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध क्या था, कर्नाटक का तृतीय युद्ध क्या था, इन तीनों में कौन सी संधि हुई थी, इस संधि में क्या क्या हुआ था, यहां के बाद अंग्रेज कौन से संधि में जो है या कौन से युद्ध में जो है फ्रांसीसी का समाप्त हो गया था, भारत में रहना सिर्फ व्यापार वाणिज्य कर रहे थे, या कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो था वो समाप्त हो गया क्या था, सप्तवर्षीय वर्षीय क्रांति वो भी यहीं पे है। सारा चीज इसी के अंदर है। आगे जैसे से बढ़ेंगे तब बताएंगे, क्योंकि यहां बताएंगे तो आपको बोर फीलिंग होने लगेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट ने। 1612 में पुर्तगालियों के विरोध में के बावजूद कैप्टन मिल्टन ने सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर के यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना कर दिया। यहां अंग्रेज ने अपने व्यापार को देश के दूसरे कोनों में भी फैला और शीघ्र अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में फैक्ट्री स्थापित की। अब देखिए यहां पे आपको बता दूं कि सबसे पहले जो आए थे, यहां एक चीज बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद में कौन आए, डच आए, डच के बाद में कौन आए, अंग्रेज आए, और अंग्रेज के बाद में कौन आए, फ्रांसीसी आए, फिर डेनिस आए। तो सब कुछ मैं यहां हमें पढ़ना है क्या क्या, तो बता देता हूं आपको। सबसे पहले पुर्तगाली पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो है पुर्तगाली है, अंग्रेज है और फ्रांसीसी है। इसी तीनों के बारे में क्वेश्चन हर बार पूछता है, इस तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिनिश हो जाएगा। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को जो है सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है प्राप्त होता था। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है वो कहां से प्राप्त होता था, बिहार से प्राप्त होता था, ध्यान रखना है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद के संधि के बाद में रॉबर्ट क्लाइव किसको उप दीवान बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद रजा खां को। आइए डिटेल्स इसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो संधि इलाहाबाद की हो रही है, यानी कि बक्सर की जो क्रांति हुई थी, यानी बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें हम हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। अभी तक जब तक पलासी के युद्ध में अंग्रेज जीते थे तब तक यह हमें एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं अंग्रेज ने षड्यंत्र से जीते, और जीते भी थे। जहां पे मीर कासिम ने क्या किया था, कहीं ना कहीं मीर जाफर ने कहीं ना कहीं धोखेबाजी कर दिया था, जिसकी वजह से ये ऐसी कंडीशन आ गई थी। अब यहां के बाद में बक्सर का युद्ध होता, हार जाते हैं, इलाहाबाद की संधि होती है और यहीं से भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेज का संरक्षण में ले लिया जाता है। शाह आलम एक साइड से लड़ते, अंग्रेजों संरक्षण ले लिया जाता है और उसे इलाहाबाद में रखा जाता है। शाह आलम 12 अगस्त को फरमान के द्वारा कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी जाती है। इसके बदले में जो है सम्राट को 26 लाख रुपए देने पड़ते हैं और निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देंगी। और इसी के समय में कंपनी सीधे संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही इसके पास में ऐसी क्षमता थी। कंपनी दीवानी कार्य के लिए उप दीवानी बंगाल के मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय, ध्यान रखिएगा, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति कर दी
उप दीवानी के लिए, और मोहम्मद रजा खान उप निजाम के रूप में कार्य करते थे। और इस प्रकार समस्त दीवान निजाम के कार्य के द्वारा भारतीयों के द्वारा चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का ही था। नेक्स्ट आते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मुंगेर के बरहिया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर होगा बकास्तक भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के जो बरहिया टाल था उसका विरोध जो था, उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग। और बरहिया टाल जो है दलहन और तिलहन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चाहे बरहिया टाल ले लीजिए, मोकामा टाल ले लीजिए, ये सब जो है दलहन तिलहन का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा बिहार में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेज शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। अभी जस्ट बताया हम कि अंग्रेजी शासन काल में बिहार में अफीम का उत्पादन सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। कब शामिल की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1856 को, दिसंबर 1856। देखिए 56 सब में है, अब महीना का है। तो यहां कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बकवास वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा, और याद नहीं भी हुआ तो टेंशन मत लीजिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। (1856) में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रशिक्षण डमडम, अंबाला, सियालकोट में दिए जाना था। नई राइफल कारतूस के ऊपर का भाग जो है मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 को बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों का विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक निश्चित प्रयत्न से, और यह कारतूस 1857 का विद्रोह का जो है सबसे बड़ा तात्कालिक कारण बन गया। इनफील्ड राइफल जो पहले था उसके ऊपर चर्बी लगे होते थे, जब तक उस चर्बी को दांत से ना काट लें तब तक वो काम करता नहीं था उस बंदूक में। तो इसको दांत से काटा जाता था, और जो दांत से उस चमड़े को काटा जाता था, उस चमड़े में गाय के मांस और सुअर के मांस दोनों उसमें मिक्स होते थे। जहां गाय हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता, वहीं सुअर जो है मुस्लिमों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, धर्म का भ्रष्ट माना जाता। तो ये कहीं ना कहीं देख के जो है सैनिकों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गए, कहीं ना कहीं एक क्रांति का रूप जन्म ले लिया, जो कि यही 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बनकर निकलता है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। किस प्रांत से, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार प्रांत से। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार के आरा के विशाल सियासत, ध्यान रखिएगा आरा जो है वो जिला है, जो कि भोजपुर भी कह सकते हैं, 18 वर्षीय वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि जगह में बिहार के कई भागों में फैल गया था। कुंवर सिंह लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया, और लगभग 10 माह तक लंबी सफल लड़ाई के बाद से घाव के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो जाते हैं। तो जो शहीद होते हैं, कभी कभी डेट पूछ देता है, तो 26 अप्रैल 1858, 57 में शुरू हुआ था, 58 में मृत्यु हो गई थी अप्रैल को। बस इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह ने, ये तो सही है। नेक्स्ट है, पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो इसका भी राजपूत कुंवर सिंह ही। चलिए ये पूरा का पूरा कुंवर सिंह का ही घटना घटे। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र था तो जगदीशपुर था, या कहिए तो आरा कहिए, या कहिए तो भोजपुर कहिए, तो जगदीशपुर था। 1857 के विद्रोह का केंद्र जो है जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में संभाला और शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता को पलट कर रख दिया, अपनी सरकार स्थापित कर दी, और बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी में विलियम टेलर और बंगाल के गोलंदाज फौज के मेजर जो थे विंस्टेट आयर के द्वारा दबा दिया गया। नेक्स्ट जो है जगदीशपुर के राजा थे, तो इसका कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। तो इसका मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे 1857 के क्रांति के समय। कैसे, आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। मौलाना अहमदुल्ला शाह ने
फैजाबाद में विद्रोह करके अपना नेतृत्व प्रदान करता। कहां पे? तो याद रखिएगा कहां के थे, तो फैजाबाद के। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फैजाबाद में अपने नेतृत्व को प्रदान करते हैं और ये अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे। ये मूलतः तमिलनाडु के आर्ट के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के, पर ये फैजाबाद में आकर बस गए थे। इन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था, अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक में से एक है मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम उस टाइम में, उस जमाने में रखा था, 50,000, कि किसी भी हालत में जो है इन्हें गिरफ्तारी किया जाए, अगर कोई भी बताएगा तो उसे 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 का विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सही आंसर होगा गालिब। 1857 में जो है गालिब जो थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा साहूकार ने भाग लिया और जमींदार ने भाग नहीं लिया। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करते हैं और बढ़िया से चर्चा करते हैं तो समझ में आ जाए। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। इसे जनता का व्यापक समर्थन मिला था। पूरे देश में भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को अपनी लपेट में ले लिया था। दक्षिण भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत में अधिकांश भाग में नहीं फैल सका था। भारतीय रजबारों ने अधिकांश शासन बड़े बड़े जमींदार, पक्के स्वार्थी और अंग्रेजों के शक्तियों से भयभीत थे। इन्होंने विद्रोह में शामिल नहीं हुए और इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा और भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख राजा जो थे, वो कहीं ना कहीं पंजाब के दूसरे सिख सरदार जो थे, कश्मीर के महाराजा जो थे, दूसरे अनेक जो बड़े बड़े जमींदार थे, विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को सक्रिय सहायता किए। गवर्नर जनरल केनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों के द्वारा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया था, वरना यह तूफान एक ऐसी लहर थी जो हमें बहा के ले जाता। अगर ये लोग साथ नहीं होते तो शायद हम जीत नहीं पाते। ये केनिंग खुद बोलता है, उस टाइम में वो गवर्नर जनरल है, वो खुद बोल रहा है। व्यापारियों की शिक्षित वर्ग में वकालत और बंबई में सभाएं करके अंग्रेजों की सहायता करने की प्रार्थना की। व्यापारी वर्ग और शिक्षित वर्ग लोगों ने बताया कि भाई अंग्रेजों की सहायता करो। इन्होंने खुद इस तरीके से जो है सभाएं करना शुरू कर दिया और उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। उच्च और अधिकांश वर्ग जो है जो विद्रोह कर रहे थे उसके आलोचक माने जा रहे थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत तालुकदारों, बड़े जमींदारों अंग्रेजों से यह आश्वासन की पाकर जागीरें वापस दे दी जाएगी, इसलिए साथ दे रहे थे कि जो भी जागीरें आपसे ले ली गई है, अगर युद्ध हम जीत जाते हैं तो सारे के सारे वापस कर दी जाएगा। और विद्रोह से किनारा कर लिया गया। ग्रामीण जनता ने हमला का निशाना सूदखोर थे। ग्रामीण जो जनता जो इसमें हमला भी कर रहे थे वो सूदखोर को कर रहे थे कि जो लोग महाजन थे, साहूकार थे, उनके जो जहां पे लिखी हुई थी उनसे परेशान थे तो उनको जला रहे थे, उनके बही खाता को तोड़ रहे थे, फाड़ रहे थे, हटा रहे थे, फेंक रहे थे। शिक्षित भारतीय देश जो है पिछड़ापन समाप्त करना चाह रहे थे, तो उनके मन में यह गलत विश्वास भर गया था कि अंग्रेज जो है आधुनिकीकरण का काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। ऐसा विश्वास हो गया था कि अंग्रेज जो है हमारे देश को आधुनिकीकरण करेंगे। तो अगर इस पूरी कहानी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो भी लोग थे, अगर सिर्फ विद्रोहियों को छोड़ दीजिए, सैनिकों को छोड़ दीजिए, तो जो लोग लड़ भी रहे थे वो सारे लोग अपने के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। उन्हें आजादी से कोई मतलब नहीं थी। राजा रजवाड़े अपने जागीर के लिए लड़ रहे थे, अमीर आदमी अपनी दौलत बचाने के लिए लड़ रहा था, गरीब आदमी साहूकार से लड़ रहा था, जो भी सूद के लिए हो रहा था उनसे परेशान था, उसके लिए लड़ रहा था। लेकिन कोई हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ रहा था। हिंदुस्तान के लिए अगर लड़ रहे थे तो नीचे दबे कुचले किसान, मजदूर, सैनिक, यही सब लोग लड़ रहे थे। और अगर सब लोग लड़ना शुरू कर देते तो शायद 1857 में हम विजय हो ही गए थे। जैसा कि उस टाइम में गवर्नर जनरल केनिंग खुद कहता है कि इस तूफान में जो है बांध की तरह यहां के राजा ने हमारी मदद किया। चलिए आते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रह गया था? तो इसका सीधा सा मतलब है दानापुर। दानापुर नहीं, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर मुजफ्फरपुर
और मुंगेर, ये दोनों रह गया, क्योंकि दानापुर में तो हुआ ही था, आरा में हुआ था, पटना में हुआ था, ये 3 जगह में हुआ था। सिर्फ मुजफ्फरपुर और मुंगेर, ये दोनों जगह जो था वो कहीं न कहीं अप्रभावित रह गया था 1857 की क्रांति में। क्योंकि पटना में इसलिए हुआ था क्योंकि पीर अली का मृत्यु जो है यहीं से शुरू होती है, यहीं पे फांसी दे दी जाती है, यहीं से शुरुआत की जाती है। दानापुर में यहीं पे सैनिक जो है, यहाँ का रेजिमेंट जो है तमाशा शुरू कर देते हैं 1857, तो यहां से हुआ था। आरा में जो है वीर कुंवर सिंह खुद ही अपने ही मोर्चा को संभाले हुए थे। लेकिन मुजफ्फरपुर और मुंगेर ये दोनों अप्रभावित रहा था। चलिए आते हैं नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन पे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका सही आंसर जो होगा, किसी समान योजना और केंद्रीकरण संगठन की कमी रही, जिसकी वजह से जो है ये असफल रहा। 1857 की विद्रोह जो है असफलता का मुख्य कारण था किसी समान योजना, केंद्रीय संगठन की कमी और विद्रोहियों के नेता के कोई संगठन की भावना देखने नहीं आई। और 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था, जो कि 82 वर्ष का हो गया था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई, सरकार का विनाश करने पे वो तुले हुए थे, किंतु ऐसा करने से पहले उनके पास सुनियोजित कोई कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वो अनुशासित सेना के बजाय जो है दंगई भीड़ की तरह व्यवहार करने लगते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। इस क्षेत्र के विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता था कि उनकी जगह पर किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता की संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगठित विचारधारा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का जो या कहे तो भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का जो है अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियायत के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और को और का सत्य का को की जो है सही स्पष्टीकरण करता है। कैसे, आइए थोड़ा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से जो है वो सामंतवादी था। इसमें कुछ राष्ट्रवाद का तत्व जो विद्यमान थे। अवध और रुहेलखंड तथा अन्य उत्तरी भारत में सामंतवादी तत्वों का विरोध नेतृत्व किया। दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं का विरोध के दमन करने की सहायता की। संकट के समय केनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया की भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। यह किसका कथन है? केनिंग का, उस समय का ऑलरेडी जो है गवर्नर जनरल था। उसने कहा था कि अगर सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाता तो कल का बिस्तर जो है अंग्रेजों को गोल करके जाना पड़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। यानी कि सर जेम्स आउट्रम और टेलर जो था, इन्होंने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया। जॉन लॉरेंस ने शील के अनुसार केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन शील के अनुसार से 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। इसमें ना कोई अस्थायी नेतृत्व था और ना ही कोई सर्वधारण का समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार से एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध जो है भारतीय सेना का एक विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठित संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पील आयोग। ध्यान रखिएगा, पील आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1857 का विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज में नव गठन
के लिए पील आयोग, ध्यान रखिएगा, नवगठन के लिए जो है पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना में रेजिमेंट को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। जो कमियां थी उन सारी कमियों को दूर किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 के पूर्व 45,000 थी, अब जो है 65,000 कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी, जिसको घटाकर 1,40,000 कर दिए गए। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों को भारतीय सैनिकों के 1/2 अनुपात रखा गया था, जबकि मद्रास में, बंबई में 1:3 के अनुपात में रखा गया था। नेक्स्ट जो है नील कृषक। नील कृषक की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। नील आंदोलन की शुरुआत जो है नदिया जिले, ध्यान रखिएगा, नदिया जिले पश्चिम बंगाल के गोविंदपुर गांव से हुई थी। नील आंदोलन का शुरुआत, यह नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यहां के किसान एकजुट हुए और इन्होंने नील की खेती जो है बंद कर दी। 1860 के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरीके से खत्म हो गई। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, जो नील कृषकों, जो नील की खेती करने वाले किसान होते थे, उनकी दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो थे वो दीनबंधु मित्र थे। इन्होंने नील बागान के मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका सही आंसर होगा गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन बहाबी आंदोलन के बहुत कुछ जो है मिलता जुलता, अगर कूका आंदोलन को और बहाबी आंदोलन को देखिएगा तो बहुत हद तक जो है सिमिलरिटी दिखती है। दोनों धार्मिक आंदोलन था, सबसे बड़ी बात तो यह था, और किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में यह परिवर्तित हो गए, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंकना है। पश्चिम पंजाब में जो है कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। अब ध्यान यह रखना है कि कूका आंदोलन कहां हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, इतना याद रखिएगा। 1840 में भगत जवाहर के द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य था सिख धर्मों के प्रचलित बुराइयां जो है, सिख धर्मों में जो बुराइयां हैं और जो अंधविश्वास है उसको दूर करके धर्म को शुद्ध करना है। और 1872 में इस आंदोलन के नेता जो थे राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, और जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गया? हमेशा पूछता है कि कूका आंदोलन कहां हुआ था, तो आपको बताना होगा पंजाब। इसके जो नेता थे वो कौन थे? तो गुरु राम सिंह थे। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। महाराष्ट्र के रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? रामोशी, आइए इसकी विस्तृत से चर्चा करते हैं। 142 नंबर। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वासुदेव बलवंत फड़के। इसका सही आंसर होगा वासुदेव बलवंत फड़के। प्रारंभिक क्रांतिकारियों के अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के मुंबई के प्रेसिडेंसी रामोशी जो है जनजाति लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई और 1883 था उसमें आमरण अनशन की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो खोंड, ध्यान रखिएगा, खोंड। अब क्या था? खोंड जनजाति के लोग जो है तमिलनाडु से लेकर बंगाल के मध्य जो है बीच में भारत तक फैले हुए विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के वजह कारण वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण था कि ब्रिटिश सरकार मानव बलि यानी कि मरीहा का प्रतिद्वंद करने का प्रयास और अंग्रेजों के द्वारा कर रोपण और उनके क्षेत्र में जमींदारी साहूकार का प्रवेश जो है इससे संबंधित था, जिनके कारण आदिवासी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित कर दी और इसके विरुद्ध खोंदों को विद्रोह किया गया। परंतु 1855 के चक्र में बिश्नोई लुप्त हो गया और जिसके कारण बाद में यह आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इसका टाइम बताइए। ये तो खैर आपको पता होना ही चाहिए। तो इसके जो मार्क है ये स्टार मार्क, यानी कि इसका पता अभी भी नहीं है क्योंकि जो भी ऑप्शन है ये गलत है। छोटा नागपुर के जनजाति विद्रोह का नाम जो है कोई विद्रोह नहीं हुआ है। छोटा नागपुर में जनजाति विद्रोह कब हुआ? यहां कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में कुछ विद्रोह की लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है।
दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय को नहीं अंकित कर रहा है, क्योंकि यहां पे जो हुआ था वो कोल विद्रोह हुआ था 1931 से 36, संथाल हुआ था 55 से 56, मुंडा हुआ था 1899 में। तो यहां पे कोई भी तो जनजातीय विद्रोह पर्सनली नहीं है, सबका अलग अलग, कोल है, संथाल है, मुंडा है, तो इन सब का अलग है। तो विकल्प में जो दिया गया ऑप्शन है वो सही बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका सही आंसर होगा मेजर बाड़ो को। आक्रमण किए थे जिसके नेतृत्व में 1855 में क्या था, भागलपुर के क्षेत्र में भगनो डी तालुक के रखने का लिए इन्होंने एक साथ पुलिस के डिकुओं पर आक्रमण किए। इसके नेतृत्व में सिंधो, कान्हो, चांद, भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो ने नेतृत्व में एक सेना भेजी थी जिसे पीर पैंती युद्ध था, जिसने संथालों ने हरा दिया था। इन सेनाओं को संथालों ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो इसका सही आंसर होगा 1895 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनिया और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प के निकटतम उत्तर जो है 1895 दिया गया है, इसीलिए विकल्प डी जो है करीब करीब के आसपास का आंसर सही लगता है। बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत भी घोषित किया था। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह जो है उल गुलान यानी कि महाविद्रोह जिसको कहते हैं, महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह की अवधि सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडा की पारस्परिक भूमि की व्यवस्था खूंटी कट्टी या कहे तो मुंडारी का जमींदारी या कहे तो व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह का शुरुआत होता है। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासी का विद्रोह जो है 1899 से 1900 के बीच हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को जो है भगवान का दूत बनाता है और 1899 में शुरू होता है युद्ध। 95 में खुद को भगवान का रूप घोषित करता है। हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनकी खून से जमीन की तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर देता है कि किसी भी हालत में मुंडा का शासन होना चाहिए, ना कि अंग्रेजों का। इसने विद्रोह का ऐलान कर देता है और लगभग 6000 मुंडा जो है वहां पे जो तीर, तलवार, कुल्हाड़ी, बरसा मतलब सब कुछ लेके वहां पे तैयार हो जाते हैं। और 1900 में शुरू होते ही लेकिन फरवरी 1900 में शुरू होते ही गिरफ्तार कर दिया जाता है और जून में वह जेल में मर जाता है और विद्रोह को यहीं पे जो है समाप्त करके कुचल दिया जाता है और बिरसा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ये तो अभी जस्ट अभी पढ़े हैं, बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया, यह सच है, एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई, यह भी सच है। कालांतर में जब बिहार का विभाजन करके झारखंड राज्य स्थापित की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना जो है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर 15 नवंबर के दिन की गई। तो आज भी आप देखते हैं 15 नवंबर 2000 को जो है क्या किया गया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था। तो यही जो 15 नवंबर था, यह बिरसा मुंडा का जो है जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनका सपना था कि झारखंड के लिए लड़े, झारखंड को एक क्षेत्र प्राप्त हो सके, लेकिन इसके जीते जी नहीं हुआ। उनके बाद 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से 2 भाग विभाजित हुआ तो एक झारखंड ही बना। नेक्स्ट है हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह हुआ तो इसका सही आंसर 1820 से 21 के दौरान हुआ। हौज विद्रोह 1820 और 21 के दौरान हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ था और इसका केंद्र जो है वो संथाल परगना था। हौज विद्रोह संथाल परगना। नेक्स्ट है 1878 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा रिपन ने। तो लाया किसने था? तो लीटन ने लिटाया और रिपन ने उठाया।
ऐसे करके याद रखिए ना, मजा आ जाएगा गवर्नर जनरल पढ़ने में। हम लोग पढ़ाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। देखिएगा, लीटर ने क्या किया, लिटाया, यानी कि उसको शुरू किया, और रिपन ने उसको उठाकर फेंक दिया, हटाओ। तो ऐसे याद हो गया। अब देखिए चर्चा करेंगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए लॉर्ड रिपन क्या करता है, 1882 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया। अब भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई कि अब जो है किसी भी तरीके का कोई भी गुलामी नहीं है, सब चीज स्वतंत्र है। जब दिल करे जो दिल करे आप लिख सकते, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। वैसे ही जैसे अंग्रेजी समाचार पत्र स्वतंत्र है, वैसे ही हिंदी समाचार पत्र भी स्वतंत्र रहेंगे। ज्ञातव्य हो कि बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में 1876 से 80 में पारित हो गया था। अधिकतम मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष जो था, इसके अनुसार से देसी भाषा और अंग्रेजी भाषाओं के समाचार पत्र में भेदभाव करना था। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था, और इस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दिया गया था कि वह भारतीय भाषा में समाचार पत्र पर बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर कर लें कि किसी भी तरीके का कोई भी सामग्री छपा और सरकार का विरोध हुआ तो कानून के विरोध के अनुसार से मुद्रा और सारी की सारी जमानत जो है मजिस्ट्रेट रद्द कर देगा, जब्त कर लेगा। और इस अधिनियम के आधार पर सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर और अनेक जो समाचार पत्र थे, इसके विरुद्ध जो है मामला दर्ज कर लिए गए थे। तो एक तरीके से था कि जहां पे रिपन जो है बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, ला दिया था, लिटन लाया, और रिपन जो है इसको भगा दिया था। तो बस ऐसे ही ध्यान रखना, बस थोड़ा सा यही पूछता, इससे ज़्यादा इसके अंदर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रीलिम्स है, बस ट्रिक। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, सत्तार प्रकाश की रचना की गई थी। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का ही नाम था मूल शंकर, का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत के निवासी में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1863 ईस्वी में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई, और 1875 में इन्होंने बंबई के आर्य समाज की स्थापना की। इनके विचार के अनुसार से प्रसिद्ध पुस्तक जो था वो सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है अन्य रचनाएं, जो कि पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र और खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका, अभी जो आप देखते हैं ना एबीपी न्यूज, उसका भी फुल फॉर्म अमृत बाजार पत्रिका ही होता है। इसका आंसर जो होगा गिरीश कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष, ध्यान रखिएगा, मोतीलाल घोष ने, शिशिर कुमार घोष ने जो है 1868 में कलकत्ता में किए थे। प्रारंभ में यह जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी शुरू में, और 1878 में देशी भाषा में प्रेस अधिनियम को बचाने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। प्रेस अधिनियम से बचने के लिए जो है रातों रात अंग्रेजी भाषा में कर दी गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था, और 1879 में एसएन बनर्जी ने इसे ले लिया। हिंदू पेट्रियट की स्थापना में गिरीश चंद्र घोष ने और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसके संपादक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे, जिसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः जो है आकर्षित किया? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3। क्या क्या है आइए इसको विस्तृत से चर्चा कर लेते हैं एक बार। उन्नीसवीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है।
इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर करके भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान, आत्मगौरव की भावनाओं को जगाने की कोशिश किया। और इसने बुद्धिजीवी, उसके साथ साथ में नगरीय, उच्च जाति और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर जो है यह आकर्षित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक थे? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये राजाराम मोहन राय है। आइए इसको डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। हिंदू धर्म के एकस्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजाराम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों को सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा मतलब आप बताइएगा। राजाराम मोहन राय ने, उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की। इसमें मूर्ति जो पूजा होती है उसकी आलोचना की है और स्वप्रमाण यह विचार भी व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथ में एक ब्रह्म उपदेश दिया है, जिसके समर्थन में उन्होंने वेद और 5 मुख्य उपनिषद में बंगला भाषा में इसका अनुमोदन किया है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कब? तो इसमें जो ऑप्शन है इसमें कोई भी सही नहीं है, क्योंकि 1828 में है और यहां पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए स्टार मार्क ही रख के छोड़ दिया गया है। राजाराम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमाती थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। यह नवीन धर्म के सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज के रंग, वर्ण अथवा मत के विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम था। यहां ना कोई रंग था, यहां ना कोई जाति थी, यहां कोई ना धर्म था। यहां अगर कोई था तो सिर्फ मानव मात्र का एक इंसान, जिसे उससे प्रेम करना था, जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवताओं को सेवा करना था। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा 1928 ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राजाराम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अभी ऊपर ही देखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति याद में की थी। इन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने के लिए जो श्रेय है स्वामी विवेकानंद को है, और इन्होंने यह शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णित किया। स्वामी विवेकानंद ने इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे और 1893 में वो शिकागो में किए गए वहां पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। और इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावित तरीके से प्रस्तुत किया। और इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में जो है भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार भी किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के पक्ष में मुझे मत छेड़ो कि बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक सीमित रह गया था। वह निर्धनों के, धनियों के तथा शोषण पर धर्मों पे चुप्पी बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति को धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। अगर भूखे व्यक्ति है उसको अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो आप ईश्वर और मानवता दोनों को अपमान कर रहे हैं। विवेकानंद का कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों और अपने भाषणों के द्वारा नई पीढ़ी को एक भूतकाल में नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। विवेकानंद को किसने कहा था? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर होगा 1897 में। अभी जस्ट ऊपर में भी देखे, लेकिन फिर से स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनका बचपन का नाम जो था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी तक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों को आधार वेदांत दर्शन है।
मिशन मनुष्यों की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता था, क्योंकि मनुष्य की आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है, तो इसका सही आंसर होगा आर्य समाज। आइए आर्य समाज अब देख लेते हैं। ब्रह्म समाज देख लिए, स्वामी विवेकानंद देख लिया, अब आर्य समाज भी देख लेते हैं, आत्म समाज भी देख लिए। अब दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूलशंकर है, 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा कहां पे, तो बंबई में। जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से स्थापना करना। आर्य समाज का आंदोलन का प्रचार जो था पाश्चात्य प्रभावी प्रतिक्रिया के रूप में था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय जो है लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपराओं में, जो भी शुद्ध तरीके से जो वैदिक परंपरा थी उसमें विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दे दिया। ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर चलो का नारा मिल गया। यहां पे वेदों की ओर चलो का नारा दिया गया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत में धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। तो धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुवाद, अवतारवाद, पशु बलि, सिद्धा तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक वे साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज नियम और सिद्धांत सबसे पहले जो है मुंबई में गठित किए गए थे। पुनः 1877 में लाहौर में संपादन करके एक निश्चित रूप से आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा था। पंजाब में बहुत हद तक सफल रहा था, कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश भी, गुजरात भी, राजस्थान में भी सफलता मिली थी। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद इनके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से एक थे। 1892 से 93 में आर्य समाज दो गुटों में बट जाता है। एक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करता है, जबकि दूसरा जो है वो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी होता है। पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराज इन सब लोग थे। और 1902 में गुरुकुल की स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा कब, 1902 में गुरुकुल की स्थापना की जाती है। और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में लाला लाजपत राय और हंसराज जो है प्रमुख थे। इन लोगों में दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की। इन यही लोग जो थे उन्होंने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की, जिसको कहते हैं डीएवी कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले। ऑलरेडी बता चुका हूं। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया। सत्य शोधक, इसका जन्म 1878 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी अपने अन्य संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथ के निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था, जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। 1919 में जो है 1919 में अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। पूरे तरीके से एकदम खुलकर सामने आ जाता है। और प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुड़ी सिंह और दुर्गपाल में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्द ही आंदोलन की नया चेहरा उभरकर रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन का बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे मजबूती और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे। अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और इन्होंने संगठित का अद्भुत क्षमता भी लोगों को दिखाया। नेक्स्ट जो है अवध का एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका सही था खरीफ और रबी सरकार को लगान बराबर देना। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। एक आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति की मदारी पासी ने किया। इसका आंदोलन था कि किसी भी गतिविधियों में मुख्य केंद्र हरदोई, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों का मुख्य शिकायत लगान से बढ़ोतरी के उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी।
किसानों ने 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। 50% से अधिक लगान वसूल किसानों से किया जा रहा था। जमींदारों, गुर्गे तथा ठेकेदार से किसान को प्रताड़ित करते थे। वे सरकार के द्वारा निर्धारित राजस्व देने के पक्ष में नहीं थे तथा गुमास्तों के द्वारा वसूली का विरोध कर रहे थे। एका आंदोलन के राष्ट्रवादी के द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता जो आंदोलन से अलग थलग पड़ गए थे, वह आंदोलन के दूसरी ओर जो है राह पकड़ लिए। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ में स्वामी सहजानंद का जो है बिहार के प्रांतीय किसान सभा के थे, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद को माना जाता है। इनका संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलन से था और इनका कृषि सुधार के कार्यक्रम वास्तविक लक्ष्य जो थी वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था तथा कृषकों के मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवा के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद को किसान प्राण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। ये संविधान की सभा के अध्यक्ष थे और संविधान लागू करने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग, ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग और बेलेस्ली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर में मराठा के साथ युद्ध और अन्य भारतीय रियासतों के साथ में बराबरी का पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था और इस समय कंपनी अपने राज्य में चारों ओर के मध्य यानी कि बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कर सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रह सके। इस समय भय मुक्त अफगान और मराठों से था। अगर अंग्रेजों को सबसे ज्यादा समस्याएं थी तो किनसे थी? समय मराठों, अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था कार्य करने की इस शर्त पे संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठा सके और इस प्रकार अवध की रक्षा बंगाल की रक्षा थी। बेलेस्ली के आने की कंपनी के भारतीय रियायतों के साथ में संबंध में परिवर्तन आया। बेलेस्ली का उद्देश्य था कि भारतीय रियायतों को अपने साक्षात कंपनियों पर निर्भर करने को बाध्य करना था। उसने भारतीय रियायतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्तियों और सैनिक रक्षा को घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियायतों के प्रति जो प्रमुख नीतियां जो थी वो कौन कौन थी? तो यहां पे कंपनी की जो भारतीय रियायतों की समानता के लिए संघर्ष था, दूसरा था सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या फिर कहे तो घेरा की नीति थी, अधीनस्थ पार्थव्य की नीति थी, अधीनस्थ संघ की नीति थी और बराबर संघ की नीति थी। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, जिसमें वे स्वयं को दीवान बने। बिहार, बंगाल, उड़ीसा प्रांत को अपने हाथ में ले लिया। वारेन हेस्टिंग दोनों उप दीवान यानी कि जो एक मोहम्मद रजा खां थे बंगाल के और दूसरा राजा सिताब राय जो कि बंगाल के थे, इन्हें हटा दिया गया। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 में मानी जाती है, इसके अंतर्गत कंपनी दीवान का अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत का कार्य जो है निष्पादन करके नवाब के माध्यम से चलाती थी। अपनी वास्तविक शक्ति का पास में होता था। क्लाइव, उस टाइम में जो रॉबर्ट क्लाइव है, वो समझता था कि समस्त शक्तियां कंपनी के पास में है, नवाब के पास में सत्ता केवल छाया ही है। अपने प्रवर जो समिति थी उसमें लिखा था, यह नाम, यह छाया अवश्य ही किसी को स्वीकार करना चाहिए, अवश्य ही हमें इसको जो है स्वीकार करना चाहिए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जहां एक ओर द्वैध शासन शुरुआत करने वाले और रॉबर्ट क्लाइव शुरू करते हैं, वही वारेन हेस्टिंग इसको समाप्त कर देते हैं। लॉर्ड बेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो इसका सही होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय।
वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। वेलेस्ली ने सहायक संधि में आविष्कार नहीं किया गया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था ही, सने सने विकसित हुई, मतलब पहले से शुरू से ही चल रही है, ये अभी नहीं है, पहले से ही सहायक संधि चल रही है। लेकिन इस टाइम में जो है पूरे बड़े स्तर पे हो गया था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपना सना किराया और भारतीय राजाओं को दे दी थी। अंग्रेजों का यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध में की गई, जब कंपनी निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन देता है। इसे सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य जो था वो हैदराबाद था 1798 में। ये क्वेश्चन हमेशा कई बार पूछता है। मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, सिंधिया 1804, भोसले 1803, जोधपुर, जयपुर, ये सारे जगह जो थे वो अधिकार हो गए थे। वहीं पे होलकर दोनों यहीं पे होलकर और दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। बाजीराव द्वितीय जो है वो सिंधिया का साथ कहीं न कहीं दे रहा था। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर ने सेना में पूना पर आक्रमण करके पेशवा और सिंधिया को संयुक्त सेना का परास्त कर देता है। बाजीराव द्वितीय भागकर वसीन की शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वसीन की संधि की और संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षणकर्ता जो है स्वीकार कर ली और इस संधि को मराठा के द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री नियुक्त किया गया। इसका सही होगा 1877 में। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिसे महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, केसरे हिंद की उपाधि दी, विभूति किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली के वैभवशाली दरबार में आयोजन करके इस उपाधि की घोषणा की और इस समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था। सरकार झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया, विशेष करके इस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज्य की जो उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावनाओं की जनता में फैल गई और कलकत्ता में एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटने से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। नीरो बंसी बजा रहा था, एक घटना की तुलना कर दी, नीरो कोई बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। नेक्स्ट है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ई, यानी कि 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी की एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेंगल और बरुद्दीन तैयब ने किया था और इसका उद्देश्य था कि लोगों के अंदर राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान या प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट है, भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1976 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर संस्थाओं का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था में सिविल सेवा परीक्षा की प्रणाली में सुधार की मांग की गई। एल्बर्ट बील जैसे विवादों को लेकर आंदोलन भी चलाया गया। इंडियन एसोसिएशन जमींदारों के स्थान पर मध्य वर्ग की प्रधानता भी दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी कब? तो इसका तो पता ही होगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी था। इसका पहला अधिवेशन 18 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास, ध्यान रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल जो है 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। कितना? तो 72, ये भी याद रखिएगा प्लीज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बेओम चंद्र बनर्जी ने किया था। जो भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का जो पहली अध्यक्षता थी बेओम चंद्र बनर्जी ने किया था। यह सब बात तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो इसका सही होगा एओ ह्यूम ने। एलन एक्विटियन ह्यूम
भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत हैं। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास के दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। इसने 3 महाप्रांतों में सभी भाग में शिक्षित प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैलने जाने के कारण क्या हुआ, सम्मेलन का स्थान बदलकर तेजपाल संस्कृत पाठशाला बंबई कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था और इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी का सुझाव इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 1828 के 1885 में हुआ था, इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी का सुझाव आया था और इसमें नाम बदलकर इसी का रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी पे के नामों पे उन्होंने ही कहा था इस नाम को बदल दिया जाए और बदल के रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे तो असैनिक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में तेजपाल संस्कृत पाठशाला बंबई में हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधित्व ने भाग दिया था और 38 प्रतिनिधित्व बंबई महाप्रांत के, 21 जो है मद्रास के, 3 सदस्य जो है बंगाल के और 7 जो थे वो सदस्य उत्तर प्रदेश, अवध तथा 3 सदस्य पंजाब के सम्मिलित थे। इस अधिवेशन के अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र, ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और ये इसके सचिव थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किया और इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी 1893 में लाहौर अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। लाहौर अधिवेशन भी और कलकत्ता अधिवेशन दोनों की अध्यक्षता की 1893 में भी और 1906 में भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई जिसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों में कांग्रेस को दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है, अधिकतम नरमपंथी नेता थे? तो इसका सही आंसर होगा शहरी क्षेत्र। जितने भी अधिकतम नरमपंथी जो थे वो शहरी क्षेत्र के। उदारवादी राजनीतिक शिक्षाविद युग में अधिकांश जितने भी नरमपंथी नेता थे वो कहीं न कहीं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिवनास बचाम, व्योम बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता जो थे ये शहरी क्षेत्र से आते थे। और इसी काल में कांग्रेस के समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी जिनके वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक सारे लोग इसमें शामिल थे और इनकी उपाधियां बड़े बड़े व्यक्तित्व में शामिल था और इनका अधिकार, इनकी उपाधियां जो है बड़े बड़े आकर्षक पैदा करते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि तो बड़े बड़े नगरों से आते थे और यहीं पे फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है परंतु उनके साथ रहने वाले देशवासियों का एक कर्तव्य है कि वे अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें व्यक्त करें और उनकी जो है जो भी प्रॉब्लम होता है उसको प्रयत्न करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आते हैं 180 नंबर क्वेश्चन में। वो क्या कहता है, निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उदारवादी खेमे के जो है संबंधित थे। वह समसभा, मृदु, न्यायप्रियतम विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुत्थान उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता। किसी भी हालत में साधना और साध्य दोनों पवित्रता में विश्वास करते थे। उनके विचार को प्रभावित होकर गांधी जी ने उनके शिष्य बन गए थे। गोपाल
कृष्ण गोखले के शिष्य गांधी जी तक बन गए थे और राजनीतिक में उन्होंने भाग जो लिया था। 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीतिक में भाग लिया और 1857 में उन्हें वाचा में भारतीय व्यय के लिए नियुक्ति वेलबी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने में कहा गया था। 1902 में बंबई संविधान परिषद में और कालांतर में जो है इसके लिए चुने गए थे। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो इसका सही आंसर है 1906 के बाद में गर्मपंथियों के प्रभाव में आ गया था। 1906 के बाद में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर जो है गर्म दल का प्रभाव बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि 1905 में जैसे ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को बांटा जाता है, यहीं पे कांग्रेस से दो दल टूट जाते हैं, एक नरमपंथी और दूसरा गर्मपंथी। अब गर्म दल के नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता जो होते हैं वो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, लाला लाजपत राय होते हैं, बिपिन चंद्र पाल होते हैं और अरविंद घोष ने मिलकर किया था। और इन नेता में स्वराज अपना लक्ष्य बनाया था कि अब हमें अंग्रेजों से कुछ मांगना नहीं, आजादी, अब हमें अंग्रेजों से आजादी लेना है। बहुत किए, मांग बहुत लिए, अब जो है आराम से नहीं, अब नरम से नहीं बल्कि गर्म तरीके से आजादी लेंगे। तो यही दो भागों में पट गया था और यहीं पे तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। दादा भाई नौरोजी नहीं थे, जी के गोखले नहीं थे, AK बनर्जी नहीं थे, लेकिन अरविंद घोष जो थे ये गर्म दल के नेता माने जाते थे क्योंकि अरविंद घोष जो है कांग्रेस के गर्म दल के पक्ष में थे। गर्म दल के 4 स्तंभ थे। पहला लाला लाजपत राय, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये 4 पिलर थे जो गर्म दल के थे। 1893-94 में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्नता करने के भय से स्पष्ट ना कहने की नीति की कायरता की इन्होंने संज्ञा तक डाली थी। इसके अनुसार कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। 1908 में इन्होंने पुलिस के द्वारा मणिकत्तल्ला उद्यान में छापा मारा जिनमें 34 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर जो है आलीपुर षड्यंत्र करने का अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष ने 1 वर्ष की सजा हुई किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले जाते हैं अरविंद घोष। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। इन्हें नरम नहीं है। दादा भाई नौरोजी हैं, MJ नराडे है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लेकिन दादा भाई नौरोजी नहीं है। उग्र के जो 4 प्रमुख स्तंभ हुए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सारे के सारे उग्र हैं यानी कि गर्मपंथी हैं। बाल गंगाधर तिलक के विचारानुसार एक अग्रदूत है। इन्होंने कांग्रेस के आवेदना और निवेदन के नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि 1 वर्ष में एक मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी ने गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता, जबकि MG रानाडे जो है समाज सुधारक थे ऑप्शन के अनुसार से। नेक्स्ट जो है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1924 में। देश के उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारी कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRS नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक जो थे वो थे सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 185 नंबर, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो इसका सही आंसर है 1905 में। 19 जुलाई 1905 सब में दे रहा। आप देखिए जुलाई का मामला आ गया और जुलाई के मामला में यहां पे आके फंस जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा डेट जो होता है जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज का तो डेट पूछता है, जो कि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 19 जुलाई 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। इसकी औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी और इसका उद्देश्य था बंगाल प्रेसिडेंसी में फैले राष्ट्रवाद जो था, जिस तरीके से राष्ट्रवाद फैल रहा था उसको बंद किया जा सके। और 1905 में प्रभावी इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सलाह दिया। अब जो है यहां पे जो है अंग्रेजों का विरोध प्रकट करने के लिए, एक दूसरे के साथ में भाईचारा बनाने के लिए, समाज में एक
जो दूरियां बढ़ गई है उसको कम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की जो कट्टरता अंदर में पैदा हो गई है उस आतंक को समाप्त करने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए जो है रक्षाबंधन का सलाह देना शुरू कर दिए। हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन आर्मी की संस्थापक नेता में से एक थे, तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। काकोरी कांड के बाद, जैसे काकोरी कांड होता उसके बाद पुलिस के द्वारा चलाए गए दमनकारी चक्र में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व जो है कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगवती सिंह, भगवती चरण बाहरा, सुखदेव चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनर्संगठित करने का कार्य शुरू किया गया। 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान यानी कि दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक होती है जिसमें एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रख दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। इनकिलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। यह भगत सिंह का कोटेशन है, इनकिलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट जो है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। देखिए, अब मार्च भी आपको याद रखना जरूरी है, साल भी आपको याद रखना जरूरी, ये सब पता होना चाहिए। हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली में बम कांड के नेतृत्व में मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों ने गिरफ्तार करके कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर जो है लाहौर षड्यंत्र के कारण अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को तीनों फांसी को दे दी गई और इनकी फांसी का समाचार संपूर्ण देश जो है मृत्यु सदृश उदास में डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अनुशीलन समिति थी, तो इसका सही आंसर होगा एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन थी जो बंगाल के कुल 19 समितियों के इसमें प्रमाण मिलते हैं। 1902 में मिदनापुर ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा कलकत्ता में प्रथम मित्र जो थे जितेंद्र नाथ बनर्जी, बारिंद्र नाथ घोष, उपेंद्र दत्त नाथ दत्त और के द्वारा स्थापित की गई थी। अरविंद घोष जो है कलकत्ता अनुशीलन समिति के मार्गदर्शक थे। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि जो अरविंद घोष थे वो कहीं न कहीं कलकत्ता अनुशीलन समिति के मार्गदर्शक थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेज का भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, गदर पार्टी की स्थापना वर्ष ऑप्शन नंबर बी 1913 में की गई थी। 1913 में जो है सोहन सिंह माखना, ध्यान रखिएगा, सोहन सिंह भाखना की सदारत और पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे वह संस्था का नाम भी गदर पार्टी ही पड़ गया। लाला हरदयाल जो है इस संस्था में मनीषी पथ प्रदर्शक बने रहे। अन्य सदस्य में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह और सारे लोग जो है इसके प्रमुख थे। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जो गदर क्रांति छिड़ी उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का कारण बना। अब यहां पे क्या है, स्वदेशी आंदोलन को निष्क्रिय करने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की प्रहरी भी निष्क्रिय हो गई। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध भारतीय राष्ट्रीयता की प्रहरी को झकझोर देता है, उन्हें उद्वेलित कर देता है और इसी समय यह धारणा प्रचित हो गई कि ब्रिटेन पर किसी तरीके का संकट भारत के हित में है। इसके लिए एक मौका है कि इस मौके पर कई जगहों पे कई तरह का फायदा उठाया जा सकता है। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य
तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठन ने इस मौके का लाभ उठाया और गदर क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास शुरू कर देता है। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। ऑलरेडी हम ऊपर भी आपको बता चुके हैं। भारतीय राजनीतिक कांग्रेस के भीतर जो है उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ में देश के क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष इस जो आंदोलन था इसका नेतृत्व किए थे और इन नेताओं में स्वराज प्राप्ति के अलग अलग लक्ष्य बनाए गए थे कि आजादी हमें अलग अलग तरीके से मिलना चाहिए। तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही दम लूंगा। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। यह वक्तव्य जो है बाल गंगाधर तिलक का ही है। नेक्स्ट जो है स्वराज आम जनता, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र घोषणा की। तो इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी क्या मानता था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध है, लेकिन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध है लेकिन जनमानस हेतु होनी चाहिए, केवल कुलीन और अभिजात वर्ग हेतु नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर जो है पार्टी के विभाजन की नौबत आ गई थी 1906 में, जब 1905 में कलकत्ता विभाजित हो रहा था। तो लेकिन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी लगभग एक राष्ट्रवादी, एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई नौरोजी पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज बहुत लाभ हुआ है और इस साहचर्य को सदा बने रहने के लिए अभिरुचि रखते थे। राष्ट्र जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी जो है स्वराज की मांग की थी। तो किसमें अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग किए थे दादा भाई नौरोजी? तो याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग उठी थी। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर मोहम्मद इकबाल ने। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग जो है शिमला प्रतिनिधिमंडल की एक प्रतिनिधिमंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने पर विचार किया गया जिसका उद्देश्य क्या था कि मुस्लिमों के हित का संरक्षण हो। और इस विचार के अनुरूप में ढाका में संपन्न, इसमें देखिए इसकी कहानी सिंपल कुछ भी नहीं थी। मुस्लिम लीग इसलिए बनी थी क्योंकि मुस्लिमों के हितों की रक्षा की जाए और यहां अंग्रेज जो बना भी रहे थे उनका सीधा सा एक संबंध था कि हिंदू मुस्लिम को बांट के रखा जाए, यानी कि बांटो और राज करो वाली कंडीशन था। यानी कि मुस्लिमों के लिए जो है अलग से चुनाव की व्यवस्था की जाए, जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे उसमें सिर्फ मुस्लिम ही डालेंगे, हिंदू उसमें वोट नहीं डाल सकते हैं और मुस्लिम ही उसमें जाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था थी जो कहीं ना कहीं समाज को 2 भागों में बांटने का कोशिश कर रही थी। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 198 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्ट मंडल की प्रार्थना की थी। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के लिए मिंटो ने, उस समय मिंटो ही था। 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय जो था लॉर्ड मिंटो शिमला में मिला। शिष्टमंडल के प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में से निर्वाचन हेतु मुस्लिमों के लिए जो विशिष्ट थी स्थिति की मांग की गई। मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक अधिकारों के हितों में भारत की रक्षा की जाएगी। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका सही 1912 में बिहार को अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत के आगमन पर स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल का विभाजन रद्द हो जाता है। दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन रद्द हो जाता है और साथ ही बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग कर दिया गया। इस विभाजन को 1912 में लागू कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा टी.एन. ऑकलैंड। एनी बेसेंट थे, बाल गंगाधर तिलक थे और एस. सुब्रमण्यम अय्यर थे। तो कौन नहीं थे? तो टी.एम. ऑकलैंड नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों को सफलतापूर्वक प्रदर्शित कर सकें? तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में जब लखनऊ में अधिवेशन होम रूल लीग की सदस्यता के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था, तिलक ने समर्थकों को परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत साल तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की जिसे कुल लोगों में कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया गया। तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुंडेल ने लिंग के हर सदस्य के कहा था कि लखनऊ अधिवेशन की सदस्यता बनाने के लिए हर संभव कोशिश करें। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसे पंडाल के दोनों होम रूल लीग की बैठक हुई जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। कांग्रेस के लीग समझौते की सराहना की गई और तिलक और एनी बेसेंट की बैठक को संबोधित किया गया। नेक्स्ट है होम रूल लीग। होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए नए चरणों का आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसने देश के सामने जो है स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी है। होम रूल आंदोलन जो था दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाहों में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था, आजादी का। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायित्व शासन प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों के द्वारा शोषित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसका सही होगा प्यारेलाल। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तित्व की चिकित्सक थी। प्यारेलाल गांधी जी को दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसमें? तो दांडी मार्च में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो राजकोट सत्याग्रह में, खेरा में लिया था, वाइकोम में लिया था, असहयोग में लिया था, लेकिन राजकोट सत्याग्रह में इन्होंने नहीं लिया था। राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेरा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में गांधी जी ने भाग लिया था। तो दोस्तों ये जो था ये दूसरी सीरीज है। तीसरी और अंतिम सीरीज जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके हम आएंगे। ये पूरी दूसरी सीरीज थी। हमने कोशिश किया हर एक क्वेश्चन पे व्याख्या सहित चर्चा करने की। जो क्वेश्चन लग रहा था ऐसे ही है तो उसे वैसे ही उसी तरीके से छोड़ दिया। जो क्वेश्चन लग रहा था कि आयोग का फेवरेट है और हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछता है, हमने उस क्वेश्चन पे पूरी चर्चा किया और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया। अब कोशिश आपकी होगी कि बेहतरीन तरीके से जितना ज्यादा से ज्यादा बार हो सके सुनिए, और हां, अगर वक्त आपको मिले तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।